नमस्कार, स्वागत है आज की नई क्लास में। तो हम एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल सीरीज पढ़ रहे थे और भूगोल से संबंधित एनसीईआरटी की पुस्तक में जो भी अध्ययन सामग्री है उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये क्लासें आपकी विशेष रूप से लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए अति महत्वपूर्ण है। और बाकी भी राजस्थान या इंडिया का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें ये आपके आधार यानी किसी भी टॉपिक को विवरणात्मक रूप से समझने के लिए उपयोगी रहेंगी। जब तक हम इन किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे, अकेले फैक्ट पढ़ने से सफलताएं हैं वो एकदम सुनिश्चित नहीं होती। इसलिए हमने किताबों का बढ़िया से अध्ययन करना है। तो इसी क्रम में हम आज पांचवा अध्याय जो कि भारत अर्थात इंडिया से है। भारत के बारे में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग भागों में अलग अलग नाम मिलते हैं। तो भारत कहीं मिलता है, कहीं इंडिया मिलता है, कहीं हिंदुस्तान, कहीं इंडोई, या जो अलग अलग नाम है उसमें इस पुस्तक में क्या बताया गया है इसी की चर्चा करेंगे। और आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो यहाँ पर एक कोटेशन दी हुई है, भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग है। ये परिभाषा श्री अरविंद की है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एकता थी, ये बात कही है श्री अरविंद ने। इसके बाद में ये आपके सामने मानचित्र है भारत का, और यहां पर आपको बताया गया है कि ऊपर की तरफ है हिमालय, इधर है हिंदुकुश। जब हम बृहत्तर भारत की बात करते हैं जिसमें हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जो कि आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ऊपर आपका हिमालय भाग और इधर म्यांमार का भाग, ये संपूर्ण क्षेत्र बृहत्तर भारत में आता था। इसी में एक प्राकृतिक सीमाओं से जो बंधा हुआ भाग है भारतवर्ष यानी प्रायद्वीप या भारत। प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन ओर जिसमें पानी हो, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। तो ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ ये प्रायद्वीपीय भाग है। यहां पर अलग अलग नदियों के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि आपको पता है यहां से एक प्रमुख नदी आती है जिसका नाम है सिंधु नदी। अब भारत के अलग अलग नाम इसी नदी के कारण पड़े हैं। जैसे सिंधु है, जो सिंधु नदी है तो कुछ अलग भाषाओं में सै को है बोल देते हैं। सै को क्या बोल देते हैं? है बोल देते हैं। जैसे अलग अलग आक्रांताओं ने भारत में जब आक्रमण किया था, जब भारत में आए थे, तब यहाँ के क्षेत्र के लिए अलग अलग उच्चारण किए, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा। तो यहां पर एक क्षेत्र है पारस यानी फारसी। यहां के आक्रांता जब भारत में इस नदी के पास में आए तो सै को वो है बोलते थे, इसलिए इसका नाम हो गया हिंदू। और हिंदू नदी के आसपास रहने वाले लोग हो गए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान शब्द इन्हीं पारस या फारसी से शब्द से हिंदुस्तान अपने भारत का नाम आता है। इसके बाद में पारसी या फारसी लोग जब आगे की तरफ जाएंगे, इसके आगे की तरफ यहां पर भूमध्य सागर है और यहां पर एक यूनान नामक सभ्यता एक प्रसिद्ध हुई थी, ग्रीस जिसको बोल देते हैं। तो विश्व में यहां पर यूनानी लोग थे। इन्हीं पारसी स्रोतों के आधार पर अपनी भाषा के कारण इस सै को वो बोलते थे, इस नदी को वो बोलते थे इंडस, और इंडस से बना इंडिया। तो इंडिया शब्द आता है आपका यूनानियों की देन है। भारत जो शब्द आता है, भारत शब्द का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है, पुराणों में। और एक प्रसिद्ध आपकी एक दंत कथा है, जिनमें एक राजा हुए हैं दुष्यंत,
और ये इनकी शादी होती है शकुंतला से। इन दोनों के, इन राजा दुष्यंत और शकुंतला के एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है भरत। और एक बड़ा जो क्षेत्र है भरत जनपद था, उसी के आधार पर इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र का नाम पड़ा भारत। भारत। तो यहां से दो तीन चीजें ध्यान रखेंगे। पारसी या फारसियों के कारण भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। यूनानियों के कारण इसे इंडिया का इंडस नदी कहा और इसके आसपास के लोग इंडियन कहलाए, तो इंडिया शब्द आता है आपके यूनानियों से। और भारत जो नाम है वो पुराणों की देन है। पुराणों में, विष्णु पुराण में ये एक दंत कथा प्रचलित है, एक कथा प्रचलित है दुष्यंत और शकुंतला की, आपने पढ़ी होगी सभी ने। तो उन्हीं के उत्पन्न भरत संतान और उसी एक बड़े शक्तिशाली जनपद के नाम पर इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? भारत। अब यहां पर साथ साथ में देख लेते हैं, तीन बड़े अपवाद तंत्र है। एक हो गया सिंधु, एक गंगा अपवाद तंत्र, और ऊपर से आता है ब्रह्मपुत्र अपवाद तंत्र। सिंधु की सहायक नदियां यहां बताई गई है, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, और सतलज में आती है व्यास, और ये हो गई सरस्वती। इन सारी नदियों का जो संयुक्त भाग है इसे सपत सिंधु के नाम से भी जानते। यहां पर एक बार दोबारा देखेंगे, ये ऊपर से नदी आ रही है, ये सिंधु हो गई। यहां से झेलम, झेलम में आ गई चिनाव, फिर आ गई आपकी सतलज, सतलज से ऊपर है रावी, और सतलज में आती है व्यास, और यहां पर है सरस्वती। तो ये जो 7 नदियां थी, यानी यहां पर ये एक भाग बन रहा है, एक जाल बन रहा है, एक अपवाद तंत्र बन रहा है। इन सभी नदियों को संयुक्त रूप से बोलते हैं सपत सिंधु। इसके बाद में गंगा, गंगा में मिलती है ब्रह्म, यमुना, यमुना में मिलती है चंबल, और यमुना आगे जमुना के नाम से बांग्लादेश में आती है, और ऊपर से ब्रह्मपुत्र आती है। ब्रह्मपुत्र में मिलकर ये जमुना मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यहां पर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। यहां पर एक नदी है जिसका नाम है महानदी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे प्राचीन नदी, लंबी नदी। कृष्णा नदी उसका अपवाद क्षेत्र, कावेरी नदी, और ये ताप्ती और नर्मदा नदी, ये जो पश्चिम में अरब सागर में गिरती है। इसके बाद में अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो 3 और जल से गिरने के कारण इस भाग को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ये कुछ प्राचीन जनपद है जिसमें टीवी हो गया, सूरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, मगध हो गया। तो ये कुछ जनपद है जिसको सूचीबद्ध किया गया है। महाभारत काल के ये जनपद है। यहां पर भारत वर्ष के बारे में, भारत के बारे में कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है। महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक था। तो महाभारत की बात करें तो भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में एक था। इसके बारे में हम भारतीय संस्कृति, विरासत तथा ज्ञान परंपराएं अध्ययन पढ़ेंगे। इसमें अनेक क्षेत्रों को अलग अलग नाम से जानते थे। किसमें? महाभारत में। महाभारत में भारत को अलग अलग नामों से जानते थे। जैसे एक स्थान है कश्मीर, जिसे आजकल क्या कहते हैं? कश्मीर। महाभारत काल में कश्मीर को क्या बोलते थे? कश्मीर। आजकल जो हरियाणा का भाग है, जो प्रसिद्ध युद्ध भी लड़ा गया था, सर्वाधिक युद्ध लड़े गए थे हरियाणा क्षेत्र में, जो महाभारत काल में कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में असम का जो भाग है वो प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता था, और कच्छ जो है वो कच्छ के नाम से, और केरल को केरल के नाम से जानते थे महाभारत में। तो यहां पर इस प्रकार के प्रश्नों का मिलान पूछा जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है, आज के कश्मीर को क्या बोलते थे? कश्मीर। हरियाणा का भाग कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और असम का भाग प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। तो दो का विशेष ध्यान रखना, एक तो हरियाणा का भाग कुरुक्षेत्र और असम का भाग प्राग ज्योतिष के नाम से जाना गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला, क्योंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारण करना कठिन है। जितने भी प्राचीन ग्रंथ है वो किस समय लिखे गए, इसका
एक सही से जानकारी नहीं मिलती, लेकिन अनुमान है कि ये इतने 1000 साल पहले लिखे गए थे। महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है तथा विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत हैं कुछ शताब्दियों पूर्व से यह महाकाव्य लिखे जाते हैं। तो यहां पर हमने एक बात की थी, किसकी, कि विष्णु पुराण में भारत के लिए भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। शकुंतला और दुष्यंत की जो दंत कथा है उसके आधार पर महाभारत में भारत के लिए भारतवर्ष या फिर जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया है। जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया है। पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है और इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित है। भारतवर्ष से आशय भरत के देश से है। भारतवर्ष का आशय किससे है? भरत के देश से है। भरत वह शब्द है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। भरत शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां हुआ है? ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ है। वह इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से है। बाद में साहित्यों के विभिन्न महाराजाओं के लिए भरत नाम उल्लेखित है। तो यहां पर जैसा कि आपको ज्ञात है विष्णु पुराण में भारत जो कि शकुंतला और दुष्यंत की कहानी से आया गया है, लेकिन भारतवर्ष जो शब्द है यह भरत के देश के लिए कहा गया है और भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम भरत के अलग अलग पुराणों में ग्रंथों में अलग अलग राजाओं के नाम भी आए हैं, लेकिन जो सबसे पहला भरत नाम है ये कहां पर उल्लेखित है? ये है आपका ऋग्वेद में। तो अगर आपसे पूछे कि भरत नाम का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है तो वो किस में मिलेगा? ऋग्वेद में। तो ये एक वैदिक समूह था। बाद में साहित्य विभिन्न राजाओं के नाम भी भरत के नाम से। दूसरे शब्द जम्बू द्वीप से आशय जामुन वृक्ष के फल के द्वीप। जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है जिसे जम्बुल वृक्ष कहते हैं। जामुन को भारत में किस नाम से जाना जाता था? जम्बुल वृक्ष, मालावार पलम या जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। आगे जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का प्राय बन गया। तो यहां पर भारतवर्ष भरत के कारण महाभारत में, और भरत का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में। जम्बूद्वीप भारत में पाए जाने वाले जाम्बुल या मालावार पलम या जामुन वृक्ष से लिया गया और इसी के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? जम्बूद्वीप। वास्तव में इस संबंध में हमें एक भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है। उनका नाम अशोक है, जिनके विषय में हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए हम उनकी तिथि 250 मान सकते हैं। तो ये सामान्य सी जानकारी है, बस आपने तो यही ध्यान रखना है भी इसका कहां कहां क्या उल्लेख मिलता है। इसके बाद में ये अलग अलग कुछ क्षेत्र हैं। कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भारत का प्रयोग किया गया। प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण, तो आपको पहले ही बताया गया है कि भारत का उल्लेख कहां मिला है? विष्णु पुराण में। भारत का उल्लेख कहां मिला है? विष्णु पुराण में। तो यहां पर विष्णु पुराण हम पढ़ते हैं, एक लाइन है, उत्तर यत समुद्रास्य विस्माद्वेषे दक्षिणायम वर्ष तदय भारत नाम। वह देश जो समुद्र के उत्तर में है। तो भारत ये हिंद महासागर है, इसके उत्तर में वह देश जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है। ऊपर है आपके हिमालय, तो हिमालय के ये कहां है? दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
तो विष्णु पुराण की एक पद है जिसमें भारत का उल्लेख किया गया है। क्या कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ हिमालय है उसके दक्षिण में जो भाग है उसे क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। दक्षिण भारत में प्राय भारतम लिखते हैं। आगे ध्यान देंगे, भारत के लिए देश के विभिन्न भागों में ने एक समान परिभाषा को अपनाया है। उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य को एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक पूर्व के महासागर के पश्चिम में महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत को अब आप पहचान सकते हैं और केप कुमारी की पहचान करने में भी कठिनाई होगी नहीं होगी। तो कहने का मतलब तमिल जो साहित्य है 2000 साल पहले, तो उसमें एक उल्लेख मिलता है कि दक्षिण में केप कुमारी, उत्तर में महान पर्वत तक। तो भारत जो क्षेत्र है, अब ये जो ग्रंथ है तमिल साहित्य के ग्रंथ, ये कितने पुराने बताए गए हैं? 2000 वर्ष पुराने बताए गए हैं। इनमें क्या कहा गया है कि दक्षिण में केप कुमारी, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 और अंडमान निकोबार का है 6 डिग्री 4। जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है वो है 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। भारत में कोई भी अक्षांश होगा वो कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो स्थान है इसका नाम है केप कैमरिन। केप कैमरिन, इस स्थान का नाम क्या है? केप कैमरिन। और यहां पर एक भाग है जिसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी स्थान है। अब जो ये 2000 वर्ष पुराने तमिल साहित्य है इसमें क्या कहा गया? दक्षिण में केप कुमारी, तो कन्याकुमारी कह दें या केप कैमरिन जो आधुनिक नाम है, इन्हीं के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? केप कुमारी। केप कुमारी। अब केप कुमारी के उत्तर में, तो इसके तो भारत क्या है? उत्तर में है। केप कुमारी के क्या है? उत्तर में है। पूर्व में महासागर, तो इधर बंगाल की खाड़ी यानी ये महासागर हो गया। पश्चिम में महासागर यानी अरब सागर। और महान पर्वत तक, उत्तर में महान पर्वत तक, ऊपर के जो महान हिमालय पर्वत है वो भाग। तो ये जो भाग है ये भारत के लिए इस शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसमें? तमिल साहित्य में। और ये तमिल साहित्य कितने साल वर्ष पुराने हैं? 2000 वर्ष पुराने हैं। तो ध्यान रखेंगे कि महासागर से ऊपर आपके महान पर्वतीय भाग के बीच का जो भाग है, और इधर भी महासागर बताया गया बंगाल की खाड़ी को, और अरब सागर को भी महासागर बताया गया है, जो क्या है? 2000 वर्ष पुराने तमिल साहित्य के ग्रंथों में उल्लेख है। इसके बाद में अगर बात करें, भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था कि शुरुआत में इंडिया दैट इज भारत। कुछ दिन पहले भारत और इंडिया को लेकर राजनीतिक कुछ विवाद हुए थे, लेकिन वो निरर्थक थे एक प्रकार से, क्योंकि भारतीय जो संविधान है, भारत के संविधान में ये उल्लेख किया गया है, क्या किया गया है कि इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया है वही भारत है। वाक्यांश का प्रयोग किया गया है संविधान के हिंदी अनुवाद में, वही भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया, यानी आप कोई भी प्रयोग करें, संविधान में भी इसका उल्लेख है, भारत का भी और इंडिया का भी। तो यहां से आपने ध्यान रखना है, संविधान किसी देश की आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों के बताने वाली प्रलेख। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, जिस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान में किस भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इंडिया दैट इज भारत, या भारत अर्थात इंडिया।
विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने दो तीन चीजें अभी तक पढ़ी है कि अगर किताब के आधार पर बात करें तो विष्णु पुराण में भारत शब्द का उल्लेख है। महाभारत में भारतवर्ष या फिर जम्बू द्वीप, और ये ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है सॉरी, ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। और इसके साथ में हमने क्या देखा है भारत के लिए अलग से कि ये विष्णु पुराण की बात हो गई है। और भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है, भारतीय संविधान में मिलता है। तो यहां पर विदेशियों ने इंडिया शब्द कैसे लिखा, इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्राचीन ईरान को किस नाम से जान देते हैं, फारस। तो हमने पहले भी जिक्र किया था, ईरान जो देश है तो उसको किस नाम से जानते हैं, फारस, या ईरान कहें या फारस कहें एक ही बात है। के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया 6वीं शताब्दी। एक फारसी सम्राट सैन्य अभियान प्रारंभ किया और सिंधु नदी क्षेत्र, जिसे सिंधु कहा जाता था, पर नियंत्रण किया। तो जो ये आपके ईरानी या फारसी लोग भारत में सिंधु नदी तक आए, यहां पर अधिकार कर लिया। प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों ने फारसियों ने भारत को हिंदू से उच्चारण किया। हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द है, यहां इसे हिंदू धर्म से संबंधित नहीं किया गया। तो दोबारा ध्यान दें, हम जैसे कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्तर के विशाल भाग में जो सिंधु अपवाद तंत्र है, सिंधु, अब जब इधर से हिंदुकुश पर्वतमाला को पार करते हुए ईरानी लोग जब भारत में आए तो भारत के इस क्षेत्र में, सिंधु के क्षेत्र में इन्होंने अधिकार कर लिया। अब ईरानी सह को बोलते थे है, सह को क्या बोलते थे, है, इसलिए सिंधु को उन्होंने क्या बोला, हिंदू। क्या बोला, हिंदू। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हिंदू शब्द है वो कोई धार्मिक शब्द नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हिंदू एक नदी के कारण और क्षेत्रीय भाषा के उच्चारण के कारण इस क्षेत्र को क्या बोल देते हैं, हिंदू। तो ये किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक शब्द ना होके ये क्या है, एक भौगोलिक शब्द है। तो यहां पर भी यही बात कही गई है कि प्राचीन फारसी हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द है, यहां इसे हिंदू धर्म से संदर्भित यानी हिंदू धर्म से ना जोड़ा जाए। फारसी स्रोतों, अब देखो आगे वाली चीज क्या हुई, ईरान या फारसी, ईरान या फारसी इस क्षेत्र को क्या बोला गया, हिंदू। और यहां पर निवास करने वाले लोग हिंदू हो गए और इस स्थान को बोल दिया गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान शब्द कहां से आया, ईरान या फारस से, हिंदुस्तान। तो यहां पर देखेंगे सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा फारसी स्रोतों के आधार पर। तो इन्होंने बताया होगा फारस में जाकर के कि इस प्रकार से हिंदू पर हमारा अधिकार है, हिंदू यानी इस क्षेत्र को बोलेंगे, नदी क्षेत्र को। और प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई, क्या कहा, इंडोई अर्थात इंडिके, इंडिके। इन्होंने हिंदू शब्द से पहले अक्षर है को हटा दिया क्योंकि यह अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था। ठीक है, तो यूनानियों ने हिंदू को इंडोई क्यों कहा, इंडिके क्यों कहा,
क्योंकि यूनानी भाषा में है शब्द था ही नहीं, इसलिए इसका प्रयोग इन्होंने नहीं किया। तो सिंधु से हिंदू किसने किया? फारसियों ने। और हिंदू से इंडोई किसने किया? इंडिके किसने किया? यूनानियों ने। प्राचीन चीनियों ने भी भारत से संपर्क स्थापित किया। विभिन्न ग्रंथों में इन्होंने इंडिया का लेख यिंतु या इंदु से किया था। यह शब्द भी मूलतः सिंधु से है। तो जो आपके चीनी लोग हैं, इन्होंने क्या शब्द दिया? यंतु या फिर यंतु, यंदु, सिंधु से लिया गया। तो ये पहले सिंधु, जो सिंधु नदी है, इसको फारसियों ने, ईरानियों ने हिंदू, और इंदु, इंडोई, जो शब्द आपका यूनानियों से, और इसे चीनियों ने क्या कह दिया? इंदु। तो ये इसका कुछ विकास क्रम है। यहां पर ध्यान देंगे, जुआनजंग पूर्व में इसे ह्वेनसान उच्चारित किया जाता है। जुआनजंग, जुआन जेंग, जिसको किस नाम से जानते हैं? ह्वेनसान। ह्वेनसान 7वीं शताब्दी में चीन से भारत की यात्रा की। इन्होंने भारत के कई भागों में भ्रमण किया, विद्वानों बौद्ध ग्रंथों में एकत्रित किए। 17 वर्ष बाद चीन वापस लौट गया। इन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा की उन पांडुलिपियों जो हाथ से लिखी जाती है का अनुवाद किया, जो वह अपने साथ ले गया था। आगे आने वाली शताब्दियों में कई अन्य चीनी विद्वानों ने भी भारत का भ्रमण किया। तो चीनी शब्द जो है, चीन का जो शब्द है, उसमें भारत के लिए किसका प्रयोग किया गया है? यंतु या यंदु। तो ये किस लिए चीन का उल्लेख किया गया है? क्योंकि चीन के जो लोग थे या चीन के जो विद्वान थे भारत भ्रमण करने के लिए आए, तो और यहाँ के बौद्ध ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा और उन्हीं के आधार पर इसका शब्द का प्रयोग किया। एक अन्य चीनी शब्द तियंजू, तियंजू या सिंधु से लिया गया है, परंतु इस शब्द का स्वर्ण तुल्य स्वामी के रूप में समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। चीनियों का बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान था। आप हाल के प्रवासी शब्द हिंदुस्तान को भली भांति परिचित होंगे, परंतु आप यह नहीं जानते होंगे कि यह शब्द आज से 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम फारसी शिलालेख में प्रयोग किया गया। तो पहले ही हमें बता चुके हैं या किताब में आया गया है कि जो आपका हिंदुस्तान शब्द है, यह शब्द किसकी देन है? फारसी की, फारसी या ईरान की। भारत का आक्रमण करने वाले भारतीय उपमहाद्वीप में वर्णित इन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये एक अध्याय था भारत या इंडिया से संबंधित। तो एक बार हम दोबारा ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमने बात की थी कि विष्णु पुराण में भारत शब्द का उल्लेख है। महाभारत और ऋग्वेद में भारतवर्ष या जम्बूद्वीप के नाम से उल्लेखित है। भारतीय संविधान में भारत अर्थात इंडिया शब्द का उल्लेख है। ईरानी और फारसी इसे हिंदुस्तान कहते हैं, और चीनी भाषा में या चीनियों ने इसका भारत का प्रयोग यंदु के रूप में किया है। और आपका हिंदुस्तान जो शब्द है उसका उल्लेख फारसी या ईरानी ग्रंथों में। तो ये फारसी शिलालेख है कितने वर्ष पूर्व का? 1800 वर्ष पूर्व का, जिसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये इसी के साथ में आपका अध्याय पूरा होता है। इसमें आपके अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। एक बार अंतिम दोहरान करके इसके बाद में इस क्लास को अपने यहीं विराम देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, भारत या इंडिया जो शब्द है इसका प्रयोग अपने भारतीय संविधान में मिलता है। भारत अर्थात इंडिया, तो भारत का प्रयोग भी भारतीय संविधान में है। इंडिया शब्द का भी प्रयोग किसमें है? भारत के संविधान में है। प्राचीन अगर ग्रंथों की बात करें तो जो विष्णु पुराण है उसमें किस शब्द का प्रयोग मिलता है? भारत शब्द का प्रयोग मिलता है। विष्णु पुराण में
और महाभारत ऋग्वेद में भारतवर्ष या जम्बू द्वीप के नाम से प्रयोग किया गया। इसके बाद में ईरानी फारसियों ने इसे हिंदुस्तान शब्द का रूप में प्रयोग में लाए और चीनियों ने इसे येंदु या यंतु शब्द के रूप में प्रचलन में लाए और ईरानी और फारसी भारत को हिंदुस्तान शब्द के रूप में जानते थे। और इसका उल्लेख 1800 जो आप प्राचीन साल पुराना जो ग्रंथ है फारसी ग्रंथ शिलालेख, शिलालेख क्या होते हैं तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे। शिलालेख है किसी भी शिला या पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण जो जानकारियां होती है इसे शिलालेख कह देते हैं। तो फारसी में आप सभी को पता है, ईरानी या फारसी में हिंदुस्तान, यूनानियों ने इंडिया शब्द है या इंडोई शब्द है, ये शब्द कहां से आया है? यूनानियों से। लैटिन में भारत को इंडोई कहा गया है। चीनियों ने यंदु शब्द का प्रयोग किया है। अरबी और फारसी वही सेम शब्द आ गए, अंग्रेजी में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी आशा है, और इसी प्रकार भूगोल की सीरीज एनसीईआरटी से जुड़े रहें और अपने साथियों तक ये क्लासें पहुंचाएं और आप भी इसका प्रयोग करें। आपसे यही आग्रह है कि जो आपको बताया जा रहा है जानकारियां स्वाभाविक है, सीमित है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके विवरणात्मक प्रश्नों को सही करने की एक अच्छी विधा आपको इस क्लास को यानी पुस्तकों को पढ़ के आएगी। तो आपसे यही सलाह है कि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें पढ़ें, क्लासें देखें और जहां तक संभव हो इनको नोट करके इनका बार बार दोहरान करें। इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।